मैं मनोज हरिधर शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपना टॉपिक चल रहा था जीवन की चुनौतियाँ, और जीवन की चुनौतियों में हमने 5 चीज़ों को शामिल किया था: तनाव, दुश्चिंता, भगनासा, दबाव और संघर्ष। ये 5 चीज़ें हैं। इन 5 चीज़ों को मानसिक रोग भी कहा जाता है और इन्हीं 5 चीज़ों को जीवन की चुनौतियां भी कहा जाता है। अब उसके बाद अपना जो चैप्टर है जीवन की चुनौतियों में ही आगे क्या लिखा है कि इन चुनौतियों को किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं, इन चुनौतियों को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, और चुनौतियों को दूर करने के लिए जिन युक्तियों को काम में लेंगे, जिन माध्यम को काम में लेंगे या जिन साधनों को काम में लेंगे, उनका नाम रहेगा समायोजन की युक्तियां या चुनौतियों को दूर करने के उपाय। क्या है देखें, आज अपना टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा समायोजन की युक्तियां। जो समायोजन की युक्तियां हैं ना, इन्हें कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। समायोजन की युक्तियों को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे इन्हें कहा जाता है रक्षा युक्तियां, रक्षा युक्तियां। इन्हें कहा जाता है अहम प्रतिरक्षा क्रिया तंत्र, अहम प्रतिरक्षा क्रिया तंत्र। इन्हें मानसिक मनोरचना भी कहा जाता है, मानसिक मनोरचना। इन्हें व्यक्तित्व का रक्षा कवच भी कहा जाता है, व्यक्तित्व का रक्षा कवच भी कहा जाता है। तो ये सारे इन्हीं के नाम हैं। ये समायोजन की युक्तियां है क्या? तो ये वे साधन हैं जिनके आधार पर व्यक्ति अपने मानसिक रोगों को या अपनी जीवन की चुनौतियों को दूर करने की कोशिश करता है। अर्थात इनके माध्यम से व्यक्ति है वो तनाव, दुश्चिंता, भगनासा, दबाव, संघर्ष आदि सभी को दूर करने की कोशिश करेगा। जो समायोजन की युक्तियां हैं, इनमें 3-4 युक्तियां आपके सिलेबस में बता रखी है। दमन बता रखी है, समन बता रखी है, प्रक्षेपण बता रखी है। तो जो भी 3-4 जो अपने छोटे छोटे नाम आपके सिलेबस में दे रखे हैं, उन सभी नामों पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो ये वे साधन हैं जिसके आधार पर व्यक्ति अपने जीवन की चुनौतियों को, अपने जीवन की चुनौतियों को, कौन कौन सी, जैसे तनाव, दुश्चिंता, जीवन की चुनौतियों को दूर करने की कोशिश करता है, वो जो चीजें वो किस में शामिल की जाएगी? समायोजन की युक्तियों में। 3-4 छोटे छोटे नाम हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहला रहेगा दमन। पहली युक्ति है दमन। दमन अर्थात मन में दबाना। दमन किसे कहेंगे? मन में दबाना। दमन में क्या होगा? जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को
जानबूझकर मन में दबाना शुरू कर देता है। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को जानबूझकर मन में दबाना शुरू कर देता है तो दमन है। मान लो हमारे पास पैसा नहीं है, कार भी लानी है, कार लाने की इच्छा है लेकिन पैसा नहीं है, इसलिए हमने कार लाने की इच्छा को हमारे मन में दबाना शुरू कर दिया कि जब पैसा होगा जब हम कार ले आएंगे। तो वही स्थिति, वही विचारधारा क्या कहलाएगी? दमन कहलाएगी। दूसरा आता है समन। समन किसे कहेंगे? समन में क्या होगा? समन में व्यक्ति है वो अपने जीवन की दुखदायी बातों को और घटनाओं को भुलाने की कोशिश करेगा। समन में व्यक्ति है वो अपने जीवन की दुखदायी बातों और घटनाओं को भुलाने की कोशिश करता है। मान लो जैसे दो अच्छे मित्र हैं, दोनों मित्रों में किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया, किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया और झगड़े के कुछ समय के बाद वो किसी शादी में, विवाह में या किसी उत्सव में मिले, तो वो दोनों मित्र आपस में नजरें मिलाएंगे या दोनों नजरों को चुराएंगे? मित्र है वो आपस में नजरों को नहीं मिलाएंगे, दोनों ही मित्र आपस में नजरों को चुराएंगे। वो चीज क्या कहलाएगी? समन कहलाएगी। तो समन में क्या होगा? इसमें व्यक्ति जानबूझकर अपने जीवन की दुखदायी बातों और घटनाओं को भुलाने की कोशिश करता है। दुखदायी बातों और घटनाओं को भुलाने की कोशिश करता है। तीसरा है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण का शाब्दिक अर्थ होता है दोष दूसरों पर लगाना। प्रक्षेपण का शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा? दोष दूसरों पर लगाना। अर्थात जो प्रक्षेपण युक्ति है, इस युक्ति में व्यक्ति अपनी असफलता के लिए स्वयं अपने आप को दोषी नहीं मानता है, बल्कि अपनी असफलता का दोष माता पिता पर, परिवार के सदस्यों पर, भाई बहन पर, अध्यापक पर, पुस्तक पर, विद्यालय पर या अन्य किसी और पर लगाना शुरू कर देता है। जैसे कि मेरे अच्छे अंक तो आ जाते, लेकिन टीचर ने जो नोट्स दिए थे उन नोट्स में से पेपर में कुछ भी नहीं पूछा गया। मेरे अच्छे अंक आ जाते, लेकिन टीचर ने या स्कूल ने जो हमें नोट्स दिए थे उनमें से पेपर में कुछ पूछा ही नहीं गया। वो चीज़ क्या कहलाती है? प्रक्षेपण कहलाती है। तो प्रक्षेपण का अर्थ होता है दोष दूसरों पर लगाना। इसमें बालक अपनी असफलता के लिए परिवार के सदस्यों, मित्र, अध्यापक, पुस्तक, विद्यालय या अन्य किसी पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं।
किसी पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं, वो चीज क्या कहलाएगी? प्रक्षेपण। जो ये तीनों शब्द हैं, ये जो तीनों शब्द हैं, दमन, समन और प्रक्षेपण, इन तीनों ही शब्दों का प्रयोग किया गया है सिगमंड फ्रायड के द्वारा। दमन, समन और प्रक्षेपण, इन तीनों ही शब्दों को काम में लिया गया है सिगमंड फ्रायड के द्वारा। तो दमन, समन और प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सिगमंड फ्रायड ने किया। सिगमंड फ्रायड ने किया। उसके बाद चौथा है तादात्मीकरण। छोटे छोटे नाम दे रखे हैं आपके सिलेबस में, और ये नाम पेपर में पूछे जाएंगे, ये नाम ही पेपर में पूछे जाएंगे। चौथा नाम आता है तादात्मीकरण। तादात्मीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी से संबंध बनाना ना, किसी से संबंध स्थापित करना। मतलब तादात्मीकरण है ना, इसमें व्यक्ति अपने मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए, तादात्मीकरण में व्यक्ति मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए अपना संबंध किसी परिवार के सदस्य, मित्र या अन्य किसी ऐसे व्यक्ति से स्थापित कर लेता है जिसे समाज में पहले से ही मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो। जैसे मान लो एक बालक है, उसके पिता तो किसान हैं, लेकिन बालक के चाचा हैं वो सरकारी अध्यापक हैं या सरकारी कर्मचारी हैं। अब उस बालक से पूछा गया कि किस परिवार से संबंधित है, तो बालक अपने पिता के स्थान पर अपने चाचा का नाम बताना शुरू कर देता है कि मैं उनका भतीजा हूं। तो बालक ने अपना संबंध किसके साथ जोड़ दिया? पिता के स्थान पर चाचा के साथ जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि चाचा को पहले से समाज में मान सम्मान मिल चुका है। दोबारा देखें, तादात्मीकरण, इसमें बालक अपना संबंध परिवार के सदस्य, मित्र या अन्य किसी ऐसे व्यक्ति के साथ स्थापित कर लेता है जिसे समाज में पहले से ही मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा मिल चुकी है। पहले से ही मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा मिल चुकी है। तादात्मीकरण से संबंधित ही मिलता जुलता ही एक शब्द और है, उदात्तीकरण। ये 5 शब्द दे रखे हैं आपके किताब में। उदात्तीकरण, उदात्तीकरण को कहा जाता है मार्गांतीकरण, इसी को कहा जाता है शोधन,
एक ही बात है, ये शब्द कोई सा भी दिया जाए, तीनों समानार्थी शब्द हैं। आंख बोल दो, नेत्र बोल दो, चक्षु बोल दो, लोचन बोल दो, एक ही बात है। वैसे ही उदात्तीकरण, मार्गांतीकरण और शोधन, इनका अर्थ क्या होता है? व्यवहार में होने वाला सकारात्मक परिवर्तन, व्यवहार में होने वाला सकारात्मक परिवर्तन क्या कहलाएगा? उदात्तीकरण, मार्गांतीकरण। मान लो एक व्यक्ति है, वो पहले नशीले पदार्थों का सेवन करता है ना, मादक पदार्थों को काम में लेता है, और उसके बाद उस व्यक्ति ने धीरे धीरे उन मादक पदार्थों को काम में लेना बंद कर दिया, या नशीले पदार्थों को काम में लेना बंद कर दिया, तो व्यक्ति के व्यवहार में कैसा परिवर्तन हो गया? सकारात्मक, अच्छा परिवर्तन होगा। वही चीज क्या मानी जाएगी? उदात्तीकरण माना जाता है। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें व्यक्ति अपनी बुरी आदतों को, अपनी गलत आदतों को छोड़ देता है, तथा अच्छी आदतों को सीख जाता है। अच्छी आदतों को सीख जाता है, जैसे मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाना। मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाना, वो चीज क्या कहलाएगी? उदात्तीकरण, मार्गांतीकरण या शोधन के नाम से जानी जाएगी। तो ये कुछ तनाव को, दुश्चिंता को या सामाजिक चुनौतियों को दूर करने के उपाय थे। उसके बाद अपना अगला टॉपिक आता है अभिवृत्ति, एटीट्यूड। अभिवृत्ति जो अभिवृत्ति है, अभिवृत्ति किसे कहेंगे? सामान्यतः अभिवृत्ति शब्द का अर्थ होता है नजरिया, दृष्टिकोण या सोचने की क्षमता। अभिवृत्ति किसे कहेंगे? नजरिया, दृष्टिकोण या सोचने की क्षमता। कि जब एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी स्थान के बारे में, किसी घटना के बारे में जैसी सोच रखता है, जैसा नजरिया और दृष्टिकोण रखता है, वही क्षमता अभिवृत्ति के नाम से जानी जाती है। जो अभिवृत्ति है, इसमें तीनों पक्षों को शामिल किया जाता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। देखें क्या है अभिवृत्ति में। अभिवृत्ति किसे कहेंगे? अभिवृत्ति का सामान्य अर्थ है, अभिवृत्ति का सामान्य अर्थ है नजरिया या दृष्टिकोण या सोचने की क्षमता। नजरिया, दृष्टिकोण या सोचने की क्षमता, अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति
किसी दूसरे व्यक्ति, स्थान, घटना और वस्तु के बारे में जैसी सोच रखता है, जैसी सोच या दृष्टिकोण रखता है, तो वही क्षमता अभिवृत्ति के नाम से जानी जाती है। तो वही क्षमता किसके नाम से जानी जाएगी? अभिवृत्ति के नाम से जानी जाएगी। मान लो एक गिलास है, ये एक गिलास है ना, इस गिलास में यहां तक पानी है, इस गिलास में यहां तक पानी है, तो कुछ लोग तो कहेंगे कि गिलास है वो आधा भरा है, आधा भरा हुआ है, ये दृष्टिकोण है। और कुछ लोग कहेंगे कि गिलास है वो आधा खाली है। तो प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग सोचने की क्षमता है। इस गिलास के बारे में या इस पानी के बारे में प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग क्षमता है, और यही क्षमता किसके नाम से जानी जाएगी? तो अभिवृत्ति के नाम से जानी जाएगी। उसके बाद आता है अभिवृत्ति की विशेषता। अभिवृत्ति की विशेषता क्या कुछ रहेगी? देखिए, पहली विशेषता है कि जो अभिवृत्ति है, अभिवृत्ति जन्मजात और प्राकृतिक नहीं होती है। अभिवृत्ति है ये जन्मजात और प्राकृतिक नहीं होगी। दूसरा, अभिवृत्ति है अर्जित और वातावरणीय होती है। अभिवृत्ति अर्जित और वातावरणीय होती है। तीसरा, अभिवृत्ति व्यक्तिगत होती है। व्यक्तिगत का अर्थ है कि एक व्यक्ति है, वो किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कैसी सोच रखता है, उस सोच का पता केवल उसी व्यक्ति को है। अभिवृत्ति व्यक्तिगत क्यों है? क्योंकि जब एक व्यक्ति, मान लो मैं हूं, मैं किसी दूसरे के लिए कैसी सोच रखता हूं, उस सोच के बारे में सिर्फ मुझे ही पता है। इसी वजह से अभिवृत्ति को क्या माना जाता है? व्यक्तिगत। अभिवृत्ति व्यक्तिगत होती है क्योंकि सोच अलग अलग है, प्रत्येक व्यक्ति की सोच है वो अलग अलग है। चौथा देखें, अभिवृत्ति में समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार अभिवृत्ति में समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार बदलाव होता है, बदलाव होते हैं। अर्थात अभिवृत्ति है ना, वो स्थायी नहीं है। मान लो आज
कोई व्यक्ति हमारा मित्र है, हो सकता है वही व्यक्ति कल हमारा शत्रु बन जाए। आज जो हमारा मित्र है कल वो शत्रु बन सकता है। आज कोई व्यक्ति कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, अगली बार कांग्रेस वालों ने टिकट नहीं दी तो वो व्यक्ति किस में चला गया, बीजेपी के साथ चला गया। तो इस वजह से ये माना जाता है कि अभिवृत्ति है ये स्थायी नहीं होती है, इनमें समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार बदलाव किया जाता है। उसके बाद पांचवा है अभिवृत्ति में ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों को शामिल किया जाता है। तीनों पक्षों को शामिल किया जाता है। जो ज्ञानात्मक है ना, ज्ञानात्मक का प्रतिपादक माना जाता है बीएस ब्लूम। ज्ञानात्मक का प्रतिपादक माना जाता है बीएस ब्लूम 1956 में। जो भावात्मक है इसका प्रतिपादक माना जाता है करंथवाल और मसीहा। करंथवाल और मसीहा 1964। और जो क्रियात्मक है, क्रियात्मक का प्रतिपादक माना जाता है सिम्पसन 1969। उसके बाद देखें छठा, अभिवृत्ति पर तत्कालिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। मान लो एक छोटा बच्चा है, 2-3 दिन से भूखा है, गरीब बच्चा है, गरीब व्यक्ति है, 3-4 दिन से भूखा है, ईमानदार है, लेकिन उस व्यक्ति ने रोटी को देखा, मिठाई को देखा और देखते उसने उसको चुरा लिया और खाना शुरू कर दिया। किसकी वजह से? भूख की वजह से। भूखा था, तत्कालिक परिस्थितियां ऐसी थी कि उस व्यक्ति को चोरी करनी पड़ी। तो अभिवृत्ति पर तत्कालिक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ेगा। इससे आगे अभिवृत्ति अपने कल करेंगे। एक लाइन और बता देता हूं मैं आपको। अगर पूछा जाए कि अभिवृत्ति का सर्वप्रथम मापन किसने किया, अभिवृत्ति का सर्वप्रथम मापन किसने किया, तो अभिवृत्ति का सर्वप्रथम मापन किया गया थ्रस्टन के द्वारा, जिन्होंने अभिवृत्ति का मापन करने के लिए युग्म तुलनात्मक विधि को काम में लिया। अभिवृत्ति का मापन करने के लिए युग्म तुलनात्मक विधि को काम में लिया। आज के लिए इतना ही। दोबारा सुने जहां से हमने शुरू किया था। समायोजन की युक्तियां, इन्हें रक्षा युक्तियां, अहम प्रतिरक्षा क्रिया तंत्र, मानसिक मनोरचना,
और व्यक्तित्व का रक्षा कवच भी कहा जाता है। ये वे साधन है जिनके आधार पर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की चुनौतियों को, जैसे तनाव और दुश्चिंता को दूर करने की कोशिश करता है। दमन, मन में दबाना, कि जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को जानबूझकर मन में दबाना शुरू कर देता है तो वही दमन कहलाता है। समन, इसमें व्यक्ति जानबूझकर अपने जीवन की दुखदायी बातों और घटनाओं को भुलाने की कोशिश करता है। प्रक्षेपण का अर्थ होता है दोष दूसरों पर लगाना। इसमें बालक अपनी असफलता के लिए परिवार के सदस्यों, मित्र, अध्यापक, पुस्तक, विद्यालय या अन्य किसी व्यक्ति पर दोष लगाना शुरू कर देता है। दमन, समन और प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया सिगमंड फ्रायड के द्वारा। तादात्म्यकरण, जिसको हम कहेंगे किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना संबंध स्थापित करना, इसमें बालक अपना संबंध परिवार के सदस्य, मित्र या अन्य किसी ऐसे व्यक्ति से स्थापित कर लेता है जिसे समाज में पहले से ही मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा मिल चुकी है। उसके बाद आता है उदात्तीकरण। तो उदात्तीकरण को मार्गांतीकरण भी कहा जाता है और शोधन भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यवहार में होने वाला सकारात्मक परिवर्तन। इसमें व्यक्ति अपनी गलत आदतों को, तो बुरी आदतों को तो छोड़ देता है और अच्छी आदतों को सीख जाता है, जैसे मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाना। उसके बाद आता है अभिवृत्ति। तो अभिवृत्ति का शाब्दिक अर्थ रहेगा नजरिया, दृष्टिकोण या सोचने की क्षमता। अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना आदि के संबंध में जैसी सोच रखता है, नजरिया रखता है या दृष्टिकोण रखता है, तो वही क्षमता अभिवृत्ति के नाम से जानी जाती है। जो अभिवृत्ति है, अभिवृत्ति की कई विशेषताएं रहेंगी। जैसा पहला है कि अभिवृत्ति जन्मजात और प्राकृतिक नहीं होती है। दूसरा, अभिवृत्ति अर्जित और वातावरणीय होती है। तीसरा, अभिवृत्ति व्यक्तिगत होती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है। चौथा, अभिवृत्ति में समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार बदलाव होता है। हो सकता है जो आज हमारे मित्र हों, कल वो सबसे बड़े हमारे शत्रु बन जाए। अभिवृत्ति में ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों को शामिल किया जाता है। ज्ञानात्मक का प्रतिपादक माना जाता है बीएस ब्लूम 1956। भावात्मक का प्रतिपादक माना जाता है करंथवाल और मसीहा 1964। क्रियात्मक का प्रतिपादक माना जाता है सिम्पसन 1969। अभिवृत्ति पर तत्कालिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। जो अभिवृत्ति है, अभिवृत्ति का सर्वप्रथम मापन किया थ्रस्टन ने, जिन्होंने अभिवृत्ति का मापन करने के लिए युग्म तुलनात्मक विधि को काम में लिया। तो आज के लिए इतना ही, कल इससे आगे करेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।